हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम सब कॉमर्शियल सेल और बैटरीज कर रहे हैं, जिसमें से हमने जो प्राइमरी सेल्स हैं उनको हम कर चुके हैं, सेकेंडरी सेल्स कर रहे थे हम, जिसमें एक डिस्कस हम लेड स्टोरेज कर चुके हैं। ऐसा ही एक रिचार्जेबल सेल है निकल कैडमियम, जिसे निकैड बोलते हैं। बहुत पॉपुलर रिचार्जेबल सेल है और कैलकुलेटर्स में यूज होता है। आजकल तो वायरलेस ऑपरेशंस में, फोन्स वगैरह में भी ये सेल यूज होने लगा है। बहुत लॉन्ग लाइफ होती है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, ये एक्सपेंसिव बहुत है। ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसमें कैडमियम की रॉड होती है जो एनोड का काम करती है, और एक मेटल ग्रिड मींस निकिल, जिसमें निकिल मेटल ग्रिड पर निकिल ऑक्साइड लगा हुआ होता है, वो कैथोड का काम करती है। इसके अंदर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। अब मैं इसकी डिस्चार्जिंग की रिएक्शन बताऊंगा। सेम वही चीज है जो मैंने लेड स्टोरेज में बताई थी। कैडमियम ऑक्सीडाइज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दी, कैडमियम हाइड्रोक्साइड बना। यहाँ निकल ऑक्साइड है, ये वाटर, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो वहां से लूज हुए थे एक्सेप्ट किए, निकल हाइड्रोक्साइड बना। यहाँ पर रिडक्शन हो गया। ये जो चार्जिंग है, सॉरी, ये रिएक्शन से ये डिस्चार्जिंग की है। अब आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको पता है जब भी चार्जिंग वाली रिएक्शन होंगी, जो चार्जिंग वाली रिएक्शन होंगी, तो ये रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। इसको आप ऐसे लिखोगे इधर, और इसको आप इधर लिखोगे। ये एनोड है तो कैथोड लिखा जाएगा। इसको आप इधर लिखोगे, इसको इधर लिखोगे, और इसको एनोड लिखा जाएगा। अब देखो क्या है कि ये चार्ज क्यों हो जाती है, क्योंकि इसमें जो ये जो प्रोडक्ट बने ना इलेक्ट्रोड रिएक्शंस पे, ये प्रोडक्ट इलेक्ट्रोड्स पर ही चिपक जाते हैं। जब रिएक्शंस उल्टी होती है तो क्या होता है, ये फिर दोबारा से इलेक्ट्रोलाइट में आ जाते हैं, और सेल दोबारा से रिफ्रेश हो जाती है और काम करती है, चार्ज होने लगती है। इसका पोटेंशियल कितना है, 1.4 वोल्ट का ये पोटेंशियल देती है ये सेल। अब आपके पहला लेड स्टोरेज, दूसरा निकल कैडमियम, ये हो गया। और अब आपका बचा फ्यूल सेल। आपके सिलेबस में H2O2 फ्यूल सेल है। यहाँ पर फ्यूल सेल में क्या होता है, मैंने बताया था आपको, लगातार फ्यूल का कंबशन होता है जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो H2O2 फ्यूल सेल को हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 गैसेस को, दोनों को बबल कराया जाता है एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में। तो क्या है कि इसमें एक एनोड का काम करती है, एक रॉड जो पोरस कार्बन होता है जिस पर सुटेबल कैटलिस्ट लगा हुआ होता है, और एक दूसरी इलेक्ट्रोड ये भी कार्बन की है, ये कैथोड का काम करती है। एक साइड से ऑक्सीजन गैस और एक साइड से हाइड्रोजन गैस इसमें प्रोवाइड कराई जाती है, और मीन्स इसमें बबल कराई जाती है। इस पे एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, जो H2 होती है, वो इलेक्ट्रोलाइट के OH आयंस के साथ H2O फॉर्मेशन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। कैथोड पर ये इलेक्ट्रॉन गेन हो जाते हैं, O2 वाटर के साथ मिलकर OH आयंस बनाती है। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें तो यहाँ आप देख सकते हो वाटर फॉर्मेशन हो रहा है, ये रहा वाटर फॉर्मेशन, ये वाटर फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो मैंने अभी कराई है, ये है फ्यूल सेल। इसमें H2 और O2 ये दोनों फ्यूल हैं। इनका इसके अंदर बबलिंग कराएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और इसका एक एडवांटेज और है, साथ में ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोड्यूस होता है। और एफिशिएंसी की अगर बात करें, वैसे तो बहुत एफिशिएंसी बताते हैं इसकी, लेकिन हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, डेल जी गिव्स एनर्जी चेंज एंड H इज द एंथैल्पी चेंज इनटू 100। ऐसे हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं इस सेल की। ये जो सेल है, ये अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज होती हैं, और इनको जो बनाने में सबसे बड़ी डिफिकल्टीज है, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। एक तो ये जो सेल है, इसको पैक नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें वाटर फॉर्मेशन होती है। हाई कॉस्ट ऑफ कैटलिस्ट इसके अंदर यूज होते हैं। इसको हैंडल करने में प्रॉब्लम आती है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे इसको हैंडल करने में दिक्कत आती है। तो ये इसकी प्रॉब्लम्स हैं। और इसकी जो एक बेनिफिट है वो ये है कि इसमें जितना फ्यूल कंबशन करेंगे
और उतनी ही ये एनर्जी प्रोवाइड करेगी। और दूसरा ड्रिंकिंग वाटर इसमें बनता है। ठीक है, बाकी नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, वहां से आप पढ़ोगे। और एक टॉपिक कोरोजन है और उसको और करते हैं हम अभी। कोरोजन का क्या मतलब होता है? जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से जो मेटल्स हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, धीरे 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 खत्म हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम कोरोजन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अवे ऑफ द मेटल्स ड्यू टू अटैक ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। एयर मीन्स ऑक्सीजन और वाटर। ये इनके प्रेजेंस में डिफरेंट जो ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स, इनकी प्रेजेंस में बहुत सारे कंपाउंड बना लेती हैं और धीरे 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 मेटल खत्म हो जाती है। इसका जो आपके सिलेबस में एग्जांपल है, और केमिकल की प्रेजेंस में जो एसिड है अभी आएगा डिस्कस। रस्टिंग ऑफ आयरन, यहां पर हमने एग्जांपल लिया है। वैसे तो आपने 10th क्लास में एल्यूमिनियम का कोरोजन पढ़ा होगा, सिल्वर का और कॉपर का, इनका पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो आपका डिटेल में एग्जांपल है ये आयरन का है। इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन। असल में लोहे पे जो जंग लगता है, लोहे का जंग कोरोजन का ही एक टाइप है, एग्जांपल है। कुछ टाइम बाद जैसे हम कुछ टाइम के लिए आयरन की किसी भी चीज को हम ऐसे छोड़ देते हैं एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में, तो उसके ऊपर एक फ्लैकी रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर जम जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं। वो होता क्यों है? उसकी सरफेस पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप हो जाती है, बन जाती है, जिसकी वजह से आयरन कोरोड हो जाता है, ऑक्सीडेशन होता है, वहां रिडक्शन भी होता है। कैसे होता है अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फर्स्ट स्टेप लेते हैं हम, वाटर वेपर्स ऑन मेटल सरफेस डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जो वाटर वेपर्स आती हैं मेटल की सरफेस पर, जो मॉइस्चर होता है वो एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, जिससे कार्बनिक एसिड बन जाता है। H2O प्लस CO2 क्या बन गया? कार्बनिक एसिड, जो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रोलाइट टूटता है, ये तोड़ के दिखा रखा हमने, कार्बनिक एसिड। नंबर 2, आयरन इन कॉन्टेक्ट विद डिसॉल्व ऑक्सीजन एंड हाइड्रोनियम आयंस, या ऐसे बोलेंगे हाइड्रोजन आयंस, अंडरगो ऑक्सीडेशन। जो आयरन डिसॉल्व ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है और हाइड्रोजन आयंस के कांटेक्ट में है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। आयरन 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ऑक्सीडाइज हो गया आयरन। ये तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रखा है, तो ये सरफेस जहां आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ एनोड की तरह काम करेगा। थर्ड स्टेप, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय आयरन माइग्रेट थ्रू द मेटल टू अनदर साइड। जहां जिस सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन मेटल के थ्रू नेक्स्ट सरफेस पे साइड पे पहुंच जाते हैं एंड रिड्यूस द डिसॉल्व ऑक्सीजन, और डिसॉल्व ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देता है हाइड्रोजन आयंस की प्रेजेंस में जो डिसॉल्व है। O2 कैसे डिसॉल्व होंगे? H पॉजिटिव प्लस ये इलेक्ट्रॉन्स, H2 बन गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, तो ये साइड कैथोड की तरह काम करेगी। ठीक है, एनोड हो गया, कैथोड हो गया, आपका ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया। और क्या चाहिए आपको? नेक्स्ट, जो ये Fe2 पॉजिटिव फेरस आयंस हैं, ये रिएक्ट करते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन के साथ। डिसॉल्व ऑक्सीजन हो या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हो, और क्या बना लेते हैं? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, फेरस में 2 पॉजिटिव होती है आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, फेरिक में 3 पॉजिटिव होती है। फेरिक ऑक्साइड बन गया। लास्ट स्टेप क्या है? जो फेरिक ऑक्साइड है इसका हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन होने के बाद हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। X मींस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इसके साथ ऐड हुए Fe2O3 XH2, तो ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, या फेरिक 3 ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड ऐसे लिख सकते हैं, जो क्या है? रस्ट है। रस्ट का वो फॉर्मूला पूछे तो यही फॉर्मूला देना है। अब कुछ हम मेथड्स को स्टडी करेंगे जिनसे आयरन की रस्टिंग को हम रोक सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो कोरोजन को इंक्रीज करती हैं या प्रमोट करती हैं, जैसे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। जो मेटल जितनी ज्यादा रिएक्टिव होगी उतना ही ज्यादा उस पर कोरोजन होगा, कोरोड वो उतनी ही ज्यादा होगी। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटी जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा वो रिएक्शन करके दूसरे कंपाउंड बनाएगी, तो प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी भी कोरोजन को इंक्रीज करती है। प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, इसका आपको पता है, अभी मैंने बताया एयर एंड मॉइस्चर की प्रेजेंस में ही जो आयरन है वो कोरोड होता है। स्ट्रेंथ्स इन मेटल्स,
स्ट्रेंथ इन मेटल का मतलब मेटल जितनी ज्यादा रफ होगी, खुरदुरी होगी, उसमें जितने ज्यादा बेंड होंगे तो मॉइस्चर उस पर उतना ही ज्यादा टिकेगा, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन डिजोल्व होंगी, केमिकल बनेगा, तो रस्टिंग भी उतनी ही ज्यादा होगी। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में वो है तो बहुत ज्यादा चांस बन जाएंगे कोरोजन के। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोरोजन को हम रोक कैसे सकते हैं, रस्टिंग को कैसे रोक सकते हैं। बाय बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर का मतलब है आयरन सरफेस। आयरन सरफेस पर जो कोरोजन है, वो जंग है, वो किस वजह से लगा, एयर एंड मॉइस्चर। इसके ऊपर कोई ऐसी चीज अप्लाई कर दो कि एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना रहे। तो जनरली इसमें पेंट कर देते हैं आयरन की सरफेस पर। पेंट करने का फायदा क्या, लॉजिक क्या है? पेंट करने का लॉजिक है कि वो एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं रहता। ग्रीस लगा देते हैं, ऑयल लगा देते हैं। ऑयल जब लगा देंगे तो आपको पता पानी टिकेगा नहीं। जब एयर और पानी मिक्स दोनों नहीं टिक पाएंगे तो जंग नहीं लगेगा। दूसरा है आपका सैक्रिफिशियल प्रोडक्शन। इसमें गैल्वेनाइजेशन, इसमें मोल्टन जिंक के अंदर डिप करते हैं आयरन को, तो आयरन के ऊपर परत चढ़ जाती है जिंक की, जिससे वो आयरन प्रोटेक्ट रहता है। वही परत चढ़ने से कैसे, जबकि जिंक तो ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से। जिंक के ऑक्सीजन के साथ मिलकर जिंक ऑक्साइड बनाता है, जिसकी एक पूरी प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा देता है आयरन सरफेस पर, और जो आयरन को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम कोरोजन। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन। इसमें आपका कोई आयरन है, आयरन, और इसको जैसे मैग्नीशियम बहुत रिएक्टिव मेटल है, इसके साथ एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। जब भी ऑक्सीडेशन होगा, मीन्स आयरन है कांटेक्ट में एयर एंड मॉइस्चर के में, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, तो ये जो अटैच है ये बहुत रिएक्टिव मेटल से है, तो इलेक्ट्रॉन फिर यहां से आएंगे। ऑक्सीडाइज जब होगा तो पहले ये मेटल ईटअप होगी और आयरन नहीं होगा, आयरन बचा रहेगा। इट इज इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन। एंटी रस्ट सॉल्यूशन एल्कलाइन फॉस्फेट होते हैं, एल्कलाइन क्रोमेट्स होते हैं। ये जो जब रिडक्शन होता है तो ये H पॉजिटिव आयंस को अवेलेबल नहीं रहने देते रिडक्शन में। जब रिडक्शन नहीं होगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं बनेगी, नहीं बनेगी तो फिर कोरोजन नहीं होगा। और वैसे भी ये आयरन फॉस्फेट बना देते हैं। आयरन फॉस्फेट की एक लेयर जम जाती है आयरन सरफेस पर, तो आयरन प्रोटेक्ट रहता है। एलॉइंग स्टेनलेस स्टील बना देते हैं, जिंक और क्रोमियम को मिला देते हैं, और भी क्रोम जो चढ़ा देते हैं इनके ऊपर, जैसे टंकी है, डोर हैंडल्स है आयरन के ऊपर, जिनसे ये बचा रहता है जंग से। तो ये चैप्टर है, ये आपका कंप्लीट हो गया है। सेल से जो शुरुआत की जो निकल कैडमियम करवाई थी मैंने, थोड़ा सा जल्दी करा दी थी वो इसलिए क्योंकि इससे रिलेटेड टॉपिक हमारे हो चुके थे, उनको आसानी से आप कर सकते हो। बाकी रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया। कल से मैं आपको सरफेस केमिस्ट्री करवाऊंगा। इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है वो आप ले सकते हो।